मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम समझना है। नील बोहर ने 1913 में एक थ्योरी पेश की जिसको बोहर थ्योरी भी कहा जाता है। बोहर मॉडल और बोहर थ्योरी कंटेंट आइडियाज फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन्स फोटो थ्योरी etc। तो बोहर के जो सबसे मेन पोस्टुलेट्स हैं, आज हमने 4 पोस्टुलेट्स समझने हैं कि बोहर के 4 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। फिर हमने रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट निकालना है। रेडियस क्या है एटम का, हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो है बोहर ने मेजर करके बताया, वो नियरली इक्वल वैल्यू थी। वो पहले रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, दूसरे की कितनी होती है, तीसरी की, उसके लिए बोहर ने एक फार्मूला पेश किया जिसे बोहर ऑर्बिट या रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहा जाता है। उसके बाद हम एनर्जी मेजर करेंगे जो बोहर मॉडल का मेन फोकस था। बोहर एनर्जी उसे कहते हैं या एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहते हैं। तो एनर्जी के लिए भी बोहर ने एक फार्मूला पेश किया। पहले लेवल में कितनी एनर्जी होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे में कितनी होगी, यानी हर एक ऑर्बिट के लिए अलग फार्मूला दे दिया बोहर ने जिससे हम उसकी एनर्जी इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम किस तरह होता है उसके लिए भी एक फार्मूला। फाइनल स्टेट के लिए उसको En का नाम दिया, लोअर स्टेट को Ep के। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल से तो बोहर के मुताबिक वो एनर्जी इमिट करता है, Hf के बराबर होती है। वहाँ से हम उसकी स्पेक्ट्रम निकालते हैं। तो बोहर की जो वैल्यू थी वो बाल्मर सीरीज के बराबर थी। एक बाल्मर ने वैल्यू निकाली। बाल्मर के फार्मूले में रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू बोहर की थ्योरी से मैच करती थी, इसलिए ये भी बोहर का एक पॉजिटिव पॉइंट था। बोहर की एनर्जी के बाद हमने मेजर करना है कि डी ब्रॉय और बोहर का क्या रिलेशन है। डी ब्रॉगले भी पढ़ते हैं, डी ब्रॉगले भी पढ़ते हैं और डी ब्रॉय भी कहते हैं। डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट था जिसने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, वेव नेचर होती है एक पार्टिकल नेचर होती है। किसी भी मैटर में एक वेव नेचर है एक पार्टिकल नेचर। लाइट की ले लें किसी भी मैटर को, तो डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन पेश की जो वेव नेचर को एक्सप्लेन करती थी। उसकी वेव नेचर को कंपैरिजन हम करेंगे बोहर मॉडल के साथ। तो बोहर की वैल्यू और डी ब्रॉय दोनों कंपैरिजन करने से सेम आंसर आता है जो बोहर का एंगुलर मोमेंटम दिया था। तो इस तरह हमें उसकी एक इक्वेशन मिल जाती है, इससे वेरीफाई हो जाता है। तो लेकिन फिर भी इतनी कामयाबी के बाद बोहर मॉडल फेल क्यों हो जाता है, तो वो आखिर में हमने देखना है कि बोहर की लिमिटेशंस क्या है, बोहर किस तरह फेल होता है। तो बोहर की 4 लिमिटेशन थी, 4 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सका। जस्ट मैं सरसरी आपको बता देता हूँ, अभी हम एक्सप्लेन करके उसको देखेंगे। पहली लिमिटेशन थी वो सिंगल एटम के लिए था, मल्टी सिस्टम को एक्सप्लेन न कर सका, फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन न कर सका, जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन न कर सका, स्टार्क इफेक्ट को बोहर मॉडल एक्सप्लेन न कर सका। डिटेल के साथ हम इनको स्टडी करते हैं कि बोहर थ्योरी, बोहर मॉडल के कितने प्लस पॉइंट थे, कितने पोस्टुलेट्स थे और आखिर में जाके ये फेल क्यों हो जाता है। लेट्स स्टडी अबाउट बोहर मॉडल। पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। अब हमने समझना है कि पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल क्या है। तो 4 पोस्टुलेट, उनको बेसिक हमने नाम दे दिया। एक को फोर्सेस कहा, दूसरे को हमने मोमेंटम कहा, तीसरा हमने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा, चौथा एनर्जी है। फोर्सेस फिर से नाम याद रख लें, फोर्सेस, मोमेंटम, स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी। तो पहले को हम समझते हैं कि पहले में क्या है। फोर्सेस Fc इज इक्वल टू Fe। बोहर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू बोहर, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन होता है, इधर इलेक्ट्रॉन है इधर न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बोहर के मुताबिक इन दो के दरमियान फोर्स होती है जिसे कूलम फोर्स कहते हैं, जिसे कूलम फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है और न्यूट्रॉन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो देयर आर टू फोर्सेस इन एटम, one is Fc, another is Fe. Fc is centripetal force, Fe is coulomb force. बोहर के मुताबिक इसी कूलम फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो Fc की हम वैल्यू लिखते हैं mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू Fe कूलम फोर्स हम लिखते हैं तो ke² बाय r²। तो ये दो फोर्सेस, ये है फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। अब दूसरा पोस्टुलेट है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। बोहर के मुताबिक जो भी एटम किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो उसमें एक मोमेंटम होगा, जिसमें मोमेंटम नहीं होगा, खास मोमेंटम उसने दिया। उसने कहा कि मोमेंटम ओनली एलोड ऑर्बिट, सिर्फ एलोड ऑर्बिट वही होंगे जिनका मोमेंटम
h/2 के बराबर होगा। तो इसको हम लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2। L मोमेंटम है जिसकी वैल्यू है mvr इज इक्वल टू NH/2। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। ओनली दोज ऑर्बिट आर अलोड ऑर्बिट। फिर से सुन ले, ओनली दोज ऑर्बिट आर अलोड ऑर्बिट having angular momentum is equal to integral multiple of h/2। having angular momentum is वो ऑर्बिट ही अलोड है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 के बराबर होगा। तो ये उसका सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट उसका है स्टेशनरी ऑर्बिट। एटम के अंदर जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, कोई भी ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, मूव करता है, तो वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एटम डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट। एटम डज नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट में एटम कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, यानी एटम इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो इसका चौथा पोस्टुलेट है एनर्जी। एनर्जी कब रेडिएट होगी? जब इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बोहर, एनर्जी इज रेडिएटेड ओनली इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। सिर्फ एनर्जी उस केस में रेडिएट होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप करेगा, यहाँ से इधर जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी। तो हम इसका लिख लेते हैं, ओनली energy is radiated, only energy is radiated if electron jumps from one orbit to another ऑर्बिट। उसने कहा कि एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे को जंप करते हैं तो तब एनर्जी रेडिएट होती है। तो उसके लिए एक इक्वेशन दी इसने। एनर्जी की इक्वेशन क्या दी? EHF इज इक्वल टू EN माइनस EP। ये इक्वेशन दी बोहर ने। तो दोबारा से सुन लें इन पोस्टुलेट्स को। पहला पोस्टुलेट क्या है? फोर्सेस। एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Coulomb force. There are two forces in atom. Number one is Coulomb force, number two is centrifugal force. Due to Coulomb force, electron is revolving around the nucleus, around the atom. These two forces are mv square by r, ke square by r square. This is the Coulomb force. Momentum. Only those orbit are a load orbit having angular momentum is equal to integral multiple of h/2 that is L is equal to NH/2. L is the angular momentum which is equal to mvr NH/2. Third postulate, atom does not radiate energy in stationary orbit. Stationary orbit में atom कभी energy radiate नहीं करेगा। Fourth, energy. Energy is radiated only if electron jumps from one level to another level. That is, HF is equal to En minus EP. Atom radiate energy only if electron jumps from one level to another level. These are the four postulates of Bohr model. Now we discuss about the radii of quantized orbit. Radii of quantized orbit. Radii of quantized orbit. Radius, इसे रेडियस, बोहर रेडियस भी कहते हैं, बोहर रेडियस। तो पहला पोस्टुलेट हमने पढ़ा। पहले पोस्टुलेट में हमने यूजिंग फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल FC इज इक्वल टू FE। FC बराबर है mv स्क्वायर बाय r, FE बराबर है के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस पोस्टुलेट को यूज़ करके हम बोहर का रेडियस निकालेंगे, mv स्क्वायर बाय r। तो इसमें एक r इधर है, इधर दो r हैं, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर जो वैल्यू बचती है m v स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय r। अब इसमें वैल्यू निकालनी है r की,
तो इससे पहले v की वैल्यू निकालते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम दूसरी तरफ हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। दूसरा पोस्टुलेट यूज़ करेंगे मोमेंटम वाला। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। v इधर भी v हमने निकाला, इधर भी हम v की वैल्यू मेजर करते हैं। v इज इक्वल टू एम आर, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे 2 पाई एम आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, या इस इक्वेशन को उठा के इसकी वैल्यू को सारी को उठा के हम इधर पुट कर लेते हैं। तो इधर जो वैल्यू आएगी v स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा एन एच बाय 2 पाई एम आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। होल स्क्वायर दोनों पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाय आर। अब दोबारा जो कटते हैं उनको काटेंगे। ये आर स्क्वायर है, ये आर है। आर स्क्वायर का मतलब है 2 आर हैं, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी को हम उसी तरह लिख लेंगे। एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, आर स्क्वायर था। अब इसको हम उसको इधर उस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर। अब इसमें बेसिक जो हमारा टारगेट है वो है आर, रेडियस, बोहर रेडियस। तो आर को हम उठा के इधर ले आएंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा के ई स्क्वायर के साथ। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं आर के ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आर की वैल्यू निकालते हैं तो ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के ई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई आर की। एन इज द क्वांटम नंबर, n is the quantum number, h is the Planck constant, 4 pi both are constant, m is the mass of electron, this is also constant, k is Coulomb constant, is value of electron. In this equation only n is quantum number, सिर्फ constant नहीं है क्योंकि ये एक लेवल के लिए 1 होगा, दूसरे के लिए 2 होगा, बाकी सारे constant है। तो इस इक्वेशन को हम सिवाय n के बाकी सबको इलादा कर लेते हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं r n is equal to n square h square divided by 4 pi square m square k e square। सारे कांस्टेंट हमने एक जगह पे लिख लिए और इस कांस्टेंट को, इस वैल्यू को हम r0 या r1 का नाम दे देते हैं। सारे कांस्टेंट जो हैं इनकी वैल्यू को हम इलादा मालूम कर लेंगे। rn इज इक्वल टू n स्क्वायर r1। ये जनरल इक्वेशन बोहर ने निकाली। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन। जब पहला आर्बिट होगा एन इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, दूसरा होगा 2 लगाएंगे, तीसरा होगा 3 लगाएंगे। तो कांस्टेंट की वैल्यू भी मेजर करके दी बोहर ने कि सारे कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कांस्टेंट एच इज प्लांक कांस्टेंट 6.63 10 पावर -34 के बराबर है। m is mass of 31 kilogram, mass of electron, k is Coulomb constant और e is value of electron 1.6 10 power -19 Coulomb। ये सारी वैल्यू हम इस r में पुट करते हैं। r is equal to h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर के ई स्क्वायर। सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके रिजल्ट जो आता है वो है 0.53 10 पावर -10 मीटर। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 0.53 आंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमें पता है कि 1 आंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर के। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ r।
फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि कोई भी ऑर्बिट होगा एटम का, ये एटम है, उसका पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है। तो पहले ऑर्बिट की वैल्यू है 0.53 10⁻⁻10। दूसरे की क्या होगी, तीसरे की क्या होगी, तो उसको हम जनरल हम इस तरह डिस्कस करते हैं इसी फार्मूले से, Rn=n² R1। इससे हम इसकी जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्या होगी हम इस तरह मेजर करते हैं, Rn=R1n²। For first orbit n=1, R1=R1 1 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू R1, ये क्या हो जाएगी 0.53 10⁻⁻10 मीटर। फॉर सेकेंड ऑर्बिट n=2, तो R2=R1 2 का स्क्वायर 4R1। फॉर थर्ड ऑर्बिट n=3, R3=R1 3 का स्क्वायर 9R1। फॉर फोर्थ ऑर्बिट n=4, R4=R1 4 का स्क्वायर 16R1 के बराबर होगा। यानी पहले ऑर्बिट में 0.53 है, दूसरे में 4R1, तीसरे में 9R1, ये अप टू स्वान, ये एक वैल्यू दी है, एक इक्वेशन दी बोहर ने, Rn=R1n²। इसको हम बोहर ऑर्बिट की वैल्यू कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बोहर की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट वही बोहर का पास्टुलेट, पहला पास्टुलेट Fc=Fe को यूज़ करके हम एनर्जी मालूम करते हैं, mv²/r=ke²/r²। दिस इज द कूलम फोर्स, दिस इज द सेंट्रीब्यूटल फोर्स। अब हमने एनर्जी मालूम करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv²। mv² तो मौजूद है, हाफ नहीं है, हाफ इधर हम खुद लगा लेंगे, r कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ r मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक r हम इधर लगा लेते हैं, एक r हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए, तो ये वाला r जो है इस r के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला r इस स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा, इधर जो वैल्यू बचती है वो है हाफ mv², इधर बचती है ke²/r। हाफ mv² किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी बराबर है ke²/r। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV। इन दिस इक्वेशन Q इज चार्ज एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसे कहते हैं। V बराबर होता है KQ/R के, V बराबर है KQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल की। K इज द कांस्टेंट, Q इज चार्ज। तो इस केस में हम बोहर मॉडल में चार्ज कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो हम Q इज इक्वल टू E पुट करेंगे, हम Q इज इक्वल टू E पुट करेंगे, तो ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -QV लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का सिंबल होता है, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन आर कनेक्टेड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -E/K/Q/R, तो इसको भी हम E कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -KE²/R, KE²/R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर इसको 2 कह देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इधर भी लगाया था, हाफ इधर भी था, तो ये हाफ इसके साथ है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ इधर भी लगाया था, इधर भी लगाया था, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बनी, हाफ इसके साथ आ गया हाफ ke²/R। तो इसके साथ हाफ नहीं है, हम टोटल एनर्जी के लिए दोनों को जमा करते हैं। फॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
तो टोटल एनर्जी ई एन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या है, माइनस के ई स्क्वायर बाय आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के ई स्क्वायर बाय आर। हाफ के ई स्क्वायर बाय आर। अब देखें, इधर है हाफ के ई स्क्वायर, इधर है 1 के स्क्वायर, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, हाफ है और 1 है। अब के ई स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप ये समझें कि ये 1 है और ये हाफ है। 1 माइनस हाफ करें तो हाफ बचता है, बड़ा 1 होता है या हाफ बड़ा 1 होता है तो उसके साथ माइनस है, तो माइनस का सिंबल हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई एन इज इक्वल टू माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर। ये आ गई ई एन की इक्वेशन। अब इसमें हमने आर पुट करना है, आर वही बोहर का रेडियस जो उसने गिवन किया तो उसकी वैल्यू इधर लगाएंगे तो ई एन की एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको दोबारा इस तरह लिखते हैं, ई एन, आर क्या था, आर बराबर है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, ये थी आर की वैल्यू। इसको उठा के इस इक्वेशन में लगाते हैं तो ई एन इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ के ई स्क्वायर बाय आर, ये डिवाइड में तो इसका सारा फैक्टर इस आर की जगह पे आ जाएगा, इसको उठा के हम इधर आर की जगह पे लगाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। तो देखें 2 डिवाइड आ गए, एक ये, तो ये वाला फैक्टर जब 2 डिवाइड आते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लिखते हैं ई एन इज इक्वल टू माइनस हाफ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। अब जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई स्क्वायर है, इधर भी ई स्क्वायर है, ई पावर 4 बन जाएगा, इधर एम है और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी ई एन इज इक्वल टू माइनस हाफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, माइनस हाफ के ई पावर 4 पाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें हम सारे कांस्टेंट इलादा करते हैं, सिर्फ एन को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नाट बाय एन स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन इसने दी कि माइनस ई नाट, ये सारे कांस्टेंट किसके बराबर आ गए, ये ई नाट के बराबर आ गए। सारे कांस्टेंट को क्या नाम दिया, जनरल इक्वेशन उसने दी कि ई नाट में उसी तरह जिस तरह आर में वैल्यू पुट की, ई नाट के सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, तो आंसर उसके पास आया 2.17 10 पावर माइनस 18 जूल। ये उसका आंसर आया 18 जूल। अब इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को 1.6 10 पावर माइनस 19 के साथ। जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी ई नाट इज इक्वल टू 2.17 10 पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 10 पावर माइनस 19। ई नाट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आ गई ई नाट की। तो जनरल इक्वेशन क्या थी, जनरल थी ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नाट बाय एन स्क्वायर। इसमें ई नाट की वैल्यू लगाई। हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, E1 इज इक्वल टू माइनस ई नाट बाय 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहले ऑर्बिट में है, यानी एटम है उसका पहला ऑर्बिट है, उसका दूसरा ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट की वैल्यू क्या है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब दूसरे के लिए हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2, E2 इज इक्वल टू माइनस ई नाट बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4 करें तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो दूसरे ऑर्बिट में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो अप टू सो ऑन। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट। अब लास्ट में हम इसके लिमिटेशन और थोड़ा सा डी ब्राय की इक्वेशन को समझते हैं कि डी ब्राय ने क्या कहा। डी ब्राय वेवलेंथ जो है
डी ब्रॉय की इक्वेशन वेव इक्वेशन है। डी ब्रॉय के मुताबिक कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी मैटर जो होता है वेव नेचर रखता है। डी ब्रॉगले भी इसे पढ़ते हैं। तो डी ब्रॉगले के मुताबिक कोई भी एटम में उसकी वेव्स जो होती हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं, यानी 1 2 3 4 5। इसको अगर हम इस तरह लें, कौन सी वेव्स लें? स्टैंडिंग वेव्स, 1 2 3 4 5। डी ब्रॉय के मुताबिक ये स्टैंडिंग वेव, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको इस तरह सर्कल में रोटेट करें तो इस तरह की वेव्स बनती हैं किसी भी एटम में। तो ये वेव नेचर शो करता है। तो 5 है, 5 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, हाफ नहीं हो सकती। इसलिए डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन पेश की है, उसके मुताबिक 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। लेमडा जनरल जो डी ब्रॉय की इक्वेशन है, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, ये डी ब्रॉय इक्वेशन कहलाती है। इसमें p मोमेंटम है, अगर हम p की वैल्यू लगाते हैं तो ये आ जाता है लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ये जनरल इक्वेशन है डी ब्रॉय की। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं जो वेव नेचर के लिए उसने पेश की। तो इधर r इज इक्वल टू n लेमडा बाय 2 पाई। लेमडा की वैल्यू क्या है? h बाई एम वी। r इज इक्वल टू n बाय 2 पाई, लेमडा की जगह पे क्या आ जाएगा? m v, सॉरी m h बाय एम वी, h बाय एम वी। तो एम वी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। दिस इज़ द पास्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। ये बोहर मॉडल का पास्टुलेट था। एम वी आर किसके बराबर था? एल के बराबर था। एन एच बाय 2 पाई आया। तो इससे हमने प्रूफ किया कि ये बोहर का क्या है? पास्टुलेट है। बोहर और डी ब्रॉय की इक्वेशन को कंपेयर किया तो बोहर का पास्टुलेट बराबर आ रहा था, इसलिए बोहर की वैल्यू यहाँ से भी सेटिस्फाई हो गई। तो बोहर की लिमिटेशन आखिर में समझते हैं कि लिमिटेशन 4 मेजर लिमिटेशन थी जिसकी वजह से बोहर मॉडल फेल हो जाता है। पहली लिमिटेशन ये है कि बोहर मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ऐसा एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा एटम लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन यानी फेल किस वजह से हुआ? पहला है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को अच्छी तरह सेटिस्फाई करता है बोहर मॉडल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उसको सेटिस्फाई करेगा। लिथियम के बाकी इलेक्ट्रॉन चले जाएं, एक रह जाए उसे, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये उसका नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा हमने लिखा फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर को बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फाइन स्ट्रक्चर क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस का बनना। स्पेक्ट्रल लाइंस का बनना फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो अच्छी तरह बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब उसके बाद तीसरा है ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्पेक्ट्रल लाइंस जब बनती हैं, हर एक लाइंस कैसे होती है? जब भी मैग्नेटिक फील्ड, ज़ीमान इफेक्ट का ताल्लुक कौन सी फील्ड के साथ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एटम चेंज इट्स प्रॉपर्टी। एटम की प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से चेंज हो जाती है। ज़ीमान इफेक्ट उसे कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं, बहुत सारी लाइंसों में तब्दील हो जाती है, जिसको हम ज़ीमान इफेक्ट। तो इसके बारे में बोहर ने कोई बात नहीं की। चौथा है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का ताल्लुक है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कौन सी फील्ड के साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एटम में कौन सी तब्दीलियां आती हैं उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। कौन सी लाइंस, कौन सा स्पेक्ट्रा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो बोहर स्टार्क इफेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो उसने रेडिएशन भी मालूम किया, एनर्जी भी मालूम की, लेकिन लिमिटेशन ये 4 थी जिसकी वजह से बोहर थ्योरी फेल हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।